Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on monsoon. Okay, but before that, हम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं IBPS RRB PO इंटरव्यू के लिए, तो हमारे इंटरव्यू कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है। इसमें 2 इंटरव्यूज़ आपको मिलेंगे अगर आप ये कोर्स लेते हैं, जिसमें एक है PM एक्सपर्ट्स के साथ और एक है एक्स IBPS इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के साथ। तो इसमें आपको मोर देन 20 लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरव्यू, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये इंटरव्यू कोर्स है, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कैट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। कैट के मॉक्स लाइव है, ओके। एंड फर्स्ट मॉक जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसे बिल्कुल अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। ओके, अभी ये अवेलेबल है, इट इज़ प्राइस्ड एट 599, बट यू कैन बाय इट एट 479 राइट नाउ। ओके, तो हमने एक और कोर्स लॉन्च किया अभी रिसेंटली, विच इज़ PM प्रैक्टिस प्रो। इट इंक्लूड्स PM बैंकिंग प्रो एज वेल एज PM बैंकिंग PDF कोर्स। दैट मीन्स जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनके सब मॉक टेस्ट एंड मोर देन 20,000 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल एंड डिफरेंट पैटर्न्स वो आपको मिलेंगे इन द PDF कोर्स। तो ये आपकी हेल्प करेगा इन फॉर टू प्रैक्टिस। ओके, तो ये अभी आप चेक कर सकते हैं PM प्रैक्टिस प्रो। चलो, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडिटोरियल विच इज़ कैप्चरिंग द मॉनसून। ठीक है, अब कैप्चर करना यानी कि एक जगह बंद कर देना नहीं, अरेस्ट कर देना नहीं। कैप्चर मीन्स टू अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपको रीड करना है क्विकली। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद फिर हम ये पैसेज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, सो आई होप आपने पैसेज रीड कर लिया है। हमें क्लोजेस्ट वर्ड बताना है डिल्यूज के। ओके, तो कौन सा वर्ड है इनमें से जो इसके क्लोजेस्ट है। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे कुछ टाइम में। पहले हम एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018 इंडिया हैज़ रिपोर्टेड अ डेफिसिट मॉनसून। डेफिसिट होता है जितनी एक्सपेक्टेशन हो उससे कम। ठीक है, तो जितना हमने सोचा था कि जो मॉनसून में जितनी रेनफॉल होनी चाहिए उससे कम हुई, तो पहली बार ऐसा हुआ है 2018 से। From June to September this year, India received 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज। जो कंट्री की जो कितनी रेनफॉल हुई कंट्री में, इट वॉज 82 सेंटीमीटर, नियरली 6% लोअर दैन द 89 सेंटीमीटर दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। तो जो एवरेज रेनफॉल है इंडिया की फॉर द मानसून पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, वो मानी जाती है 89 सेंटीमीटर नॉर्मल। और इस ईयर जो रेनफॉल हुई वो हुई 82 सेंटीमीटर, तो इसलिए कहा गया है कि वो डेफिसिट थी यानी एक्सपेक्टेशन से कम थी। बिगिनिंग अप्रैल देयर वर इनफ इंडिकेशंस दैट द मॉनसून वुड बी सबड्यूड विद एन एल नीनो ऑन द होराइजन। एक फिनोमेना ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते क्या होता है एल नीनो एंड ला नीनो। पैसिफिक ओशन, अगर वो पैसिफिक ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर्स जो हैं, जो सरफेस टेम्परेचर्स हैं, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं, उन कंडीशंस को हम कहते हैं एल नीनो कंडीशंस। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इंडिया में रेनफॉल कम हो जाती है। कोई वर्ल्ड के कुछ रीजन्स में रेनफॉल बढ़ जाती है, इंडिया में रेनफॉल कम हो जाती है। ला नीना जो है वो इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब क्या होगा कि पैसिफिक ओशन में अगर सरफेस टेम्परेचर्स, सी के जो सरफेस टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो तो उसे ला नीना कहते हैं। तो अगर नॉर्मल से कम है वहाँ पर टेम्परेचर, तो इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। ला नीना कंडीशंस जब होती हैं तो इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमने बैकग्राउंड समझा। तो अब यहाँ पर अप्रैल में हमारे पास इंडिकेशंस थे, कुछ हमारे पास ये सिग्नल्स थे कि इस साल मानसून इतना अच्छा नहीं रहेगा, सबड्यूड रहेगा, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर रहेगा, वीक रहेगा।
ठीक है। तो ये लग रहा था अप्रैल में, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे साइंस थे, क्योंकि विद इन एल नीनो ऑन द होराइजन ऐसा लग रहा था कि इस साल एल नीनो होगा, यानी कि पैसिफिक ओशियन का जो टेम्परेचर है वो सरफेस टेम्परेचर वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था मानसून वीक रहेगा। दिस साइक्लिकल वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन यूजुअली कॉरस्पॉन्ड्स टू अ डिक्लाइन इन रेनफॉल ओवर इंडिया। तो हमने अभी देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, तो उस केस में इंडिया में रेनफॉल कम होती है। पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्ट, खास तौर पे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर रेनफॉल कम हो जाती है एल नीनो ईयर्स में। तो यही लग रहा था। बिटवीन 2019 एंड 2022 द इंडियन मानसून वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय द कन्वर्स फिनोमिनन। तो अब 2019 से लेकर 2022 तक क्या हो रहा था, एक इसका जो ऑपोजिट फिनोमिनन है। अब यहाँ पर एल नीनो का ऑपोजिट क्या है, ला नीना। ओके, सो कन्वर्स मीन्स ऑपोजिट। तो अगर एल नीनो मीन्स एन इंक्रीज इन द सरफेस टेम्परेचर इन द पैसिफिक ओशन, तो ला नीना का मतलब अ डिक्लाइन इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो नॉर्मल से जब कम हो जाता है टेम्परेचर तो ला नीना होता है। तो 2019 से 22 तक ला नीना चल रहा था, ठीक है। और इस ईयर एल नीनो की कंडीशंस थी। तो ला नीना में क्या होता है, दैट समटाइम्स इज एसोसिएटेड विद अबव नॉर्मल रेनफॉल। तो 2019 से 22 तक ला नीना चल रहा था, और उसमें जनरली क्या होता है कि रेनफॉल बढ़ जाती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बाय दोज मेट्रिक्स। अब अगर ये जो मेट्रिक्स मीन्स जो डेटा हमारे पास है कि एल नीनो जो ला नीना कंडीशंस थी 2019 से 22 तक, और 2023 के बिगिनिंग में हमें आइडिया हो गया था कि इस साल एल नीनो डेवलप होगा। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ नॉर्मल मानसून इन 2023 वर म्यूटेड मतलब कि कम थी, कि इन सारे जो हमारे पास जो भी साइंस थे, जो भी डेटा था, इस सब को देख के एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि नॉर्मल मानसून होगा इस ईयर, ठीक है। हाउएवर द एक्सपीरियंस ऑफ द मानसून दिस ईयर वाज फार फ्रॉम द ऑर्डिनरी। लेकिन जो एक्चुअल हमारा एक्सपीरियंस रहा, मानसून कैसा रहा इस साल, वो नॉर्मल से बिल्कुल अलग रहा। कैसे? अबाउट 9% ऑफ द कंट्री रिसीव्ड एक्सेस रेनफॉल। तो कंडीशंस तो थी कि मानसून इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कंट्री के 9% एरिया में एक्सेस रेनफॉल हुई, नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई, विद 18% गेटिंग डेफिशिएंट, और 18% जो एरिया था वहाँ पर डेफिशिएंट, कम बारिश हुई। एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री नॉर्मल रेनफॉल, और बाकी कंट्री में नॉर्मल रेनफॉल रही। So while on one hand August is second most important monsoon month, posted a third less than its normal, several states in North India which were expecting minimal rainfall were deluged following multiple episodes of record rainfall। तो अब यहाँ पर कहें कि इस ईयर क्या हमने देखा मानसून में, क्या क्यों वो नॉर्मल नहीं था। एक तो एक्सपेक्टेशन थी बारिश नहीं होगी, और बारिश ज़्यादा हुई। सिर्फ 18% में डेफिशिएंट था, 9% में एक्सेस था, और बाकी में नॉर्मल रेनफॉल थी। वाइल ऑन वन हैंड, अब ये कंट्रास्ट, इसमें इस सेंटेंस में कंट्रास्टिंग क्लॉज है, वाइल से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तरफ तो अगस्त में, जो कि सबसे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानसून मंथ है, अगस्त में क्या हुआ, पोस्टेड अ थर्ड लेस देन इट्स नॉर्मल। तीसरी बार ऐसा हुआ कि अगस्त में रेनफॉल नॉर्मल से कम हुई है, ठीक है। तो ये एक तरफ तो ये हमारे पास डेटा है। दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में कई स्टेट्स में जहाँ पर बारिश की उम्मीद नहीं थी, बहुत कम बारिश की उम्मीद थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। दे वर डिल्यूज्ड, दैट मीन्स फ्लडेड। सो दे वर फ्लडेड फॉलोइंग मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ रिकॉर्ड रेनफॉल, ठीक है। तो वहाँ ये ऑपोजिट चीज़ है, अगस्त में रेनफॉल कम हुई लगातार तीसरी बार, और नॉर्थ इंडिया जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रेनफॉल नहीं होगी, वहाँ ज़्यादा रेनफॉल हुई, रिकॉर्ड रेनफॉल हुई। जुलाई फॉर इंस्टेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सॉ एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल इन चंडीगढ़, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, रिजल्टिंग इन फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। तो ये सब इंसिडेंट्स, ये सब चीज़ें हमने देखी। सेवरल सिटीज़ वर लेफ्ट ग्रैपलिंग विद सीरियस फ्लडिंग ओवर सेवरल डेज। ग्रैपल विद मीन्स टू स्ट्रगल विद समथिंग, किसी चीज़ से आप फाइट करते हो, ठीक है। किसी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो, यानी कि आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो किसी चीज़ का सामना करते हुए। तो द सिटीज़ वर स्ट्रगलिंग विद सीरियस फ्लडिंग, बहुत दिनों तक फ्लडिंग रही काफ़ी सारी सिटीज़ में। क्लाउड बर्स्ट वर रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन अगस्त। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है एक जगह पर बहुत कम टाइम में। तो हिमाचल प्रदेश में
cloud bursts हुए. It is worthwhile to note here that these episodes of intense rain were due to so-called western disturbances that are extratropical storm from the Mediterranean region and normally not expected to play a major part in the monsoon. अब यहाँ it is worthwhile यानी worthwhile जितना भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इसमें अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज़ वर्थ इट, यानी हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट दीज एपिसोड्स ऑफ इंटेंस रेन, एपिसोड किसके होते हैं, आप कोई शो देखते हो उसके एपिसोड्स होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स एक स्टोरी है उसके पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स. लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, दीज एपिसोड्स यहाँ पर है इंसिडेंट्स, इवेंट्स. तो ये जो इवेंट्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, फ्लडिंग इवेंट्स, क्लाउड बर्स्ट्स, ये जो इवेंट्स हुए, जो इंसिडेंट्स हुए, ये किस वजह से थे, इनके पीछे क्या कारण था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से था. क्या होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दैट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स. ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपने पढ़ा होगा, तो जो ट्रॉपिकल रीजन में स्टॉर्म्स जनरेट बनते हैं वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं. दीज आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, यानी ट्रॉपिकल रीजन के बाहर बनते हैं और कहाँ से आते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन से. एंड नॉर्मली नॉट एक्सपेक्ट, अब ये इन स्टॉर्म से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मानसून में ये कोई पार्ट प्ले करेंगे. नॉर्मली ऐसे नहीं होता, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मानसून में रोल प्ले नहीं करते, ठीक है. दे आर नॉट नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मेजर पार्ट इन द मानसून. Thus, these are fingerprints of the wide-ranging impacts of anthropogenic warming. Normally हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि रेनफॉल मानसून रेनफॉल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई रोल प्ले करेंगे, लेकिन इस बार ये इंसिडेंट्स हुए फ्लडिंग के और क्लाउड बर्स्ट्स के, इनके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल था. तो ये फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स कह सकते हैं हम, दीज आर साइंस कह सकते हैं, ठीक है. These are signs of the wide ranging impact. Wide ranging मतलब जो एक बहुत बड़े, एक ब्रॉड रेंज में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ठीक है, ब्रॉड एरिया में जो इम्पैक्ट पड़ता है. तो ऐसा नहीं है कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें वो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ही है. ये सब चीज़ें भी उसी की तरफ इशारा करती हैं, हमें उसी का ही इंडिकेशन देती हैं. व्हाट इज़ एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है. एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, हाउ ह्यूमन्स इवॉल्व्ड, ठीक है. तो एंथ्रोपोजेनिक, आप उसे एंथ्रो से आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो. एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग मतलब ऐसी वार्मिंग जो ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स की वजह से हो रही है, यानी कि ह्यूमंस ने कुछ एक्शंस किए और उसकी वजह से जो वार्मिंग हो रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है. Okay, so at the other end of the spectrum were drought-like conditions in Maharashtra. तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक रेंज. तो एक तरफ तो हमने देखा कि इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई उन रीजन्स में जहाँ पर एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि रेनफॉल होगी इतनी, ठीक है. तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड रेनफॉल हुई, एक तरफ ये है. अब जब भी हम कहते हैं अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि हम बिल्कुल किसी रेंज की ऑपोजिट साइड की बात कर रहे हैं. तो एक तरफ हम बहुत ज़्यादा बारिश की बात करें, तो दूसरी तरफ क्या होगा, बहुत कम बारिश. तो क्या था, ड्राउट लाइक कंडीशन, बहुत सूखे के जैसे हालात हो गए थे. कहाँ पे, महाराष्ट्र में. एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस वाज आल्सो रिपोर्टेड आउट ऑफ छत्तीसगढ़, बिहार and Karnataka, where in the case of Karnataka matters came to a head with neighboring Tamil Nadu over the sharing of water from the Kaveri river. तो क्या हुआ कि एक तो महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात हो गए, दूसरा वाटर स्ट्रेस यानी पानी की कमी कहाँ रिपोर्ट हुई, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटका. और कर्नाटका में तो क्या हुआ, मैटर्स केम टू अ हेड. इस फ्रेज़ का क्या मतलब है, ठीक है. तो फ्रेजेस पर भी ध्यान देना होता है जब हम एडिटोरियल्स रीड करते हैं, क्योंकि एग्जाम फ्रेज करेक्शन क्वेश्चंस तो उसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, क्योंकि हमने इतना ध्यान नहीं दिया होता फ्रेजेस पे. हम रीड करते हुए बस डिफ़िकल्ट वर्ड्स ढूंढते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता, बट फ्रेजेस पे भी ध्यान देना है. तो यहाँ पर लिखे केम टू अ हेड, मतलब इसका लिटरली मीनिंग तो ये होगा कि इट बॉइल्ड, पर बॉयल होने का मतलब नहीं है यहाँ, यानी कि इट रीच्ड अ क्राइसिस, यानी मैटर जो है वो सीरियस हो गया. कैसे, विद नेबरिंग तमिलनाडु ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द कावेरी रिवर. बारिश बहुत कम हुई और कावेरी रिवर कर्नाटका से तमिलनाडु में फ्लो करती है, एंड वहाँ पर दोनों स्टेट्स के बीच में रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर जो है मैटर्स जो है वो टेंस हो गए, क्योंकि रेनफॉल बहुत कम हुई थी. द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो फोरकास्ट नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून. तो अब यहाँ पर आप ये सोचो कि हैज़ के बाद फोरकास्ट क्यों लिखा, फोरकास्टेड क्यों नहीं लिखा.
जो ये वर्ब्स होते हैं जैसे फोरकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, तो इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यही होती है, यानी फोरकास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो हैज़ ब्रॉडकास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करेक्ट है। हैज़ ऑल्सो फोरकास्ट नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो साउथ वेस्ट मानसून होता है, ठीक है। जब उसके बाद फिर अब साउथ वेस्ट मानसून जब के ख़त्म होने के बाद फिर अक्टूबर से दिसंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। तो जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या कहा है कि नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसमें, और विद लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड सदर्न पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगी। द साइंस आर देयर ऑफ इंक्रीज रेन्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ये तो आप समझ गए कि यानी अभी भी जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसमें भी अच्छे रेनफॉल के इंडिकेशंस हैं। द स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएंस ऑफ द मानसून reiterates the need to invest in more resilient infrastructure that can be an all-weather insurance against the increasingly unpredictable vagaries of the global climate। अब यहाँ साइंस आर देयर फॉर इंक्रीज रेंस, ठीक है, ये हमने देखा। स्पेशल क्या होता है, हम पहले वर्ड ये पढ़ चुके हैं। स्पेशल यानी कि एक जगह, एक वॉल्यूम की हम बात करें, स्पेस क्या होता है, एक जगह को ऑक्यूपाई करना। तो स्पेशल वेरिएंस यानी कि कुछ एरियाज़ में बारिश ज़्यादा हो रही है, कुछ में कम हो रही है नॉर्मल से, तो ये स्पेशल वेरिएंस हो गया। वेरिएंस यानी कि जो वेरिएशन है, फ़र्क है, डिफरेंस है। तो स्पेशल वेरिएशन यानी स्पेशल वेरिएंस कि अलग अलग रीजन्स में नॉर्मल से कुछ ज़्यादा है, कुछ रीजन्स में नॉर्मल से कम रेनफॉल है। टेम्पोरल वेरिएंस, टेम्पोरल टाइम से रिलेटेड, तो कुछ रीजन्स में जैसे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाना, ठीक है, और फिर बहुत लंबे टाइम तक नहीं होना रेनफॉल, तो ये टेम्पोरल वेरिएंस हो जाएगा। तो इसकी बात हो रही है। तो ये जो है कि स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएंस ऑफ द मानसून, अगर हम देखें मानसून में दोनों ही टाइप के हमें वेरिएशंस देख रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है किस चीज़ की, रीट्रेट्स मतलब किसी चीज़ को फोर्सफुली या इफ़ेक्टिवली दोबारा कहना, ठीक है, क्लियरली दोबारा कहना। तो किस चीज़ को दोबारा हमें देखने की ज़रूरत है, द नीड टू इन्वेस्ट इन मोर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए जो कि इस टाइप के जो चेंजेस हैं इनको विथस्टैंड कर सके, इनका सामना कर सके। तो रेजिलिएंट क्या होता है, जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी जो है इट होल्ड्स इट्स ग्राउंड, यानी कि वो सही रहता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो और इससे क्या होगा, अगर हम रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो दैट कैन बी एन ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट द इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल वेगरीज, की वो हमारे लिए एक तरह से इंश्योरेंस का काम करेगा। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो हम इस टाइप के जो वेदर में चेंजेस हैं उसका सामना अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल की जो मौसम है वो और ज़्यादा तेज़ी से अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, हम उसे नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे। वेगरीज होते हैं जो कि वेरिएशन आते हैं, मतलब इरेटिक, कि अचानक से चेंज आ जाए जिसे आप पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट अब ऐसा होता जा रहा है कि उसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। द पैटर्न इन रीसेंट ईयर्स is to improve forecast models that are better able to warn of significant changes in weather a week or two ahead than having approaches that fail to capture the dynamics of the Indian monsoon। तो अब रिसेंटली किस चीज़ पर फोकस चल रहा है, तो वो ये रहा है कि हमें फोरकास्ट मॉडल्स को बेटर करना है, ताकि हमें कुछ भी अगर बड़े चेंजेस आते हैं मौसम में, इंडियन मानसून में, तो हमें वो एक वीक्स पहले पता चल जाए, ठीक है, a week or two ahead than having approaches that fail to capture the dynamics। तो हमें मॉडल्स को इम्प्रूव करना है, इसी पर ही रिसेंट फोकस इसी पर ही है, ताकि हमें पहले से ही वार्निंग मिल जाए इस टाइप के वेदर इवेंट्स से। इन कंपैरिजन टू वो अप्रोचेस हम यूज़ करें जो कि जो मानसून के अलग अलग प्रोसेसेस हैं उनको ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो ये पूरा जो पॉइंट है इसका यही है कि क्योंकि मानसून जो है वो अब अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, तो हमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट बनाना है, दूसरा हमें उन टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करना है जिससे हमारा जो प्रेडिक्शन मॉडल्स है वो इम्प्रूव हो, हमें ज़्यादा टाइम पहले हमें जो है फोरकास्ट मिल जाए अगर कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है वेदर में, एंड इस इन कंपैरिजन टू वो अप्रोचेस जो कि मानसून को ढंग से नहीं प्रेडिक्ट कर पाती। अच्छा, डायनामिक्स होते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ को आप ले लो, कोई भी प्रोसेस हो सकती है,
किसी भी कोई भी प्रोसेस जिसमें उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो कि उस प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। मानसून है तो मानसून में बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि जहाँ उसमें चाहे सी सरफेस टेम्परेचर है, विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उन सब फैक्टर्स को समझ पाए ठीक से, तो उसी को डायनामिक्स कहा गया है कि जो अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग फोर्सेस होती है जो किसी एक फिनोमेना को करने में हेल्प करती है, और यहाँ पर वो फिनोमेना है इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून के अलग अलग डायनामिक्स को समझ सके, ऐसा होना चाहिए मॉडल। मोर मनी एंड एक्सपर्टीज शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस, और यही सजेस्ट किया जा रहा है। तो पूरा पॉइंट ही है कि इस टाइप के टेक्निक्स में हमें फोकस करना है, और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और मनी हम इन्हीं में ही इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट दिस ट्यूटोरियल सीक्स टू कन्वे। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड डिल्यूज का कौन सा था? इट इज़ इनंडेटेड, ठीक है, हमने पहले भी किया था। ओके, इनंडेट क्या होता है? फ्लडेड, ठीक है। तो ये इनंडेटेड इज़ करेक्ट। अनब्राइडल, ब्राइडल क्या होता है? ठीक है, वो ब्राइडल नहीं, ठीक है, शादी वाला ब्राइडल नहीं, BRIDLE, वो BRIDAL जो आप यूज़ करते हो। BRIDLE इज़ व्हाट? लगाम, ठीक है, जो जिससे आप घोड़े को रेन करते हो, ठीक है। तो इट्स अनब्राइडल्ड, यानी कि बिना लगाम के, बिना कंट्रोल के, अनकंट्रोल्ड, तो वो नहीं होगा। डाउनपोर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल, पर डिल्यूज मतलब कि फ्लडेड, तो वेरी हैवी रेनफॉल डज नॉट मीन फ्लडेड, ठीक है। स्कॉच्ड मीन्स बर्न्ट, जला हुआ, सो नो। एंड प्रोट्रैक्टेड मीन्स एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट सिमिलर मीनिंग टू डिल्यूज। सो हमारा आंसर है ए। एंड आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड मंथली वो कैब भी आपको अवेलेबल होगी, उसका PDF, तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।